केरल के विशाल समुद्र तट कोल्लम के सामने बैठी मैं दूर दूर तक फैले हरे नारियल के पेड़ों के झुंड और समुद्र में उठती लहरों को देखने में पूरी तरह मशगूल थी। तभी मेरी नज़र वहां से थोड़ी दूर पर बैठी महिला पर पड़ी, जिसे देखते ही मैं बुरी तरह चौंक पड़ी। उम्र चाहे जितनी सिलवटें डाल दे, पर कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी पहचान समय के साथ जरा भी नहीं बदलती। वो सुंदरता भाभी ही थी। मैं हजारों में पहचान सकती थी। उन्हें आवाज देकर चौंकाने के लिए उठी ही थी कि दूसरा करारा झटका लगा। करीब 17-18 साल का एक लड़का दौड़ता हुआ आया और उनसे झुककर कुछ बातें की और वापस मेरे बगल में दौड़ता हुआ चला गया। मैं अवाक उसे देखती रही थी। वो हूबहू आलोक भैया का प्रतिरूप था। वही नैन नक्श, वही कद काठी, वही चाल, जैसे किसी ने समय की गति के पीछे घुमा दिया हो। ऐसा लगा जैसे विधाता ने सुंदरता भाभी की सच्चाई का प्रमाण खुद प्रस्तुत कर दिया हो। अब मेरे लिए अपने आप को रोकना मुश्किल था। अचानक मैं सुंदरता भाभी के सामने जा खड़ी हुई। मुझे देखकर वो भी कम अचंभित नहीं हुई। नैना, तुम कहाँ, कैसे? भावावेश में भाभी ने मेरा हाथ कसकर थामा और मुझे अपने पास बिठा लिया। कभी कभी शब्दों से ज्यादा स्पर्श की भाषा मधुर हो उठती है। स्पर्श के सहारे ही भाभी का अकथनीय दर्द मेरे अंदर प्रवाहित हो रहा था। थोड़ी देर हम यूं ही बैठे रहे, फिर मैंने ही पहल की, भाभी, कभी किसी ने सोचा था आप यूं अकेली इस अनजान शहर में मिलेंगी? ईश्वर ने क्या कुछ नहीं दिया था आपको? पर आदमी क्या सोचते हैं और क्या हो जाता है। जिंदगी ने एक करवट क्या ली। पल भर में आपका हंसता खेलता जीवन बिखर गया। तुम यहाँ कैसे आ गई? वो बात को बदलते हुए बोली थी। मेरे पति विष्णु त्रिवेंद्रम ने स्पेस सेंटर में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं, इसलिए करीब 3 सालों से मैं त्रिवेंद्रम में ही रह रही हूँ। आज यहाँ आई तो आपसे मुलाकात हो गई। आगे की बात मैं चाहकर भी उन्हें बता नहीं पाई। कैसे बताती कि आज सुबह सुबह ही भैया का फोन आया था कि वो कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ एजुकेशनल टूर पर जा रहे हैं। कोल्लम बीच पर ही होटल में रुके हुए हैं। उनके पास ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए मैं ही उनसे मिलने चली आई थी। होटल में गई तो पूरी टीम कहीं बाहर निकल गई थी। उनके लिए एक संदेश होटल में छोड़कर मैं यहाँ आ बैठी। आप आजकल कहाँ हैं और क्या कर रही हैं? मैं भी यही त्रिवेंद्रम में ही हूँ और यहीं के एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। फिर उठते हुए बोली, नैना, तुम कहीं जाना मत, मुझे ढेर सारी बातें करनी है। मैं 15-20 मिनट में लौटकर आई। इतना बोल अपने जीवन में एक बार फिर आने वाले झंझावातों से बेखबर वो एक तरफ तेजी से बढ़ गई थी और मैं वहीं बैठी नियति के खेल को समझने की कोशिश कर रही थी। जिस पीड़ा को समय ने भुला दिया था वो आज फिर से दस दे रही थी। अर्शे बाद मेरा चंचल मन एक बार फिर पटना की उस हवेली नुमा मकान में जा पहुंचा था जहां कभी हमारा संयुक्त परिवार रहता था और उस संयुक्त परिवार में भाभी बहू बनकर आई थी। उस बड़े से संयुक्त परिवार में रहने वाले हर सदस्य की उनसे कुछ विशेष अपेक्षाएं थी, खासतौर से उनके देवरों नंदों की, जिन्हें जानने समझने में भाभी को ज्यादा देर नहीं लगता था और देखते ही देखते अपने पारदृष्टि, निर्मल और हंसमुख स्वभाव के कारण वो सभी की प्रिय बन गई थी। वो अक्सर ही गंभीर बातों को भी हंसी से उड़ा कितने ही संभावित क्लेश को टाल देती थी। आलोक भैया तो उन पर जान छिड़कते थे। घर में जब तक रहते उनके आसपास ही मंडराते रहते, उनसे बातें करने का अवसर ढूंढते रहते। भैया भाभी का यही प्यार माँ को रास नहीं आता। जिस पुत्र पर उनका एक छत्र अधिकार था उसका बंटवारा उन्हें व्यथित करता। अपने ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण छोटी छोटी बातों भर भी भाभी को अपने व्यंग बाढ़ से घायल करती रहती। भाभी एक सरकारी स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती थी। उनकी यह आर्थिक स्वतंत्रता भी माँ को नहीं सुहाती थी। माँ के साथ उनके चाहे जैसे संबंध रहे हों, पर मुझसे उनका संबंध अंतर्गत सहेलियों जैसा था। भाभी माँ का काकी सम्मान करती थी,
इसलिए कभी भी उनकी बातों का बुरा नहीं मानती थी, पर वही दूसरे के साथ हो रहे किसी भी तरह के अत्याचार को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। इन सब बातों के बावजूद हमारे भिन्न भिन्न मति गति वाले उस बड़े से परिवार को उन्होंने पूरी तरह बांध रखा था। पर एक दिन उनकी सुखी घरौंदे को भी किसी की काली नजर लग गई। दुर्भाग्य के एक भूकंपी झटके के उनके घरौंदे को ऐसा धराशायी किया कि उसका तिनका तिनका बिखर गया। कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से संभालने वाली भाभी भी यहाँ टूट गई। उस दिन चिल्ड्रन डे था। भाभी के स्कूल में बच्चों को साथ लेकर शिक्षक और शिक्षिकाएं पिकनिक के लिए बोध गया गए हुए थे। लौटते समय अंधेरा हो गया था। अचानक रास्ते में 5 बसों में से एक बस को उग्रवादियों ने अपने कब्जे में ले लिया और उसे लेकर जंगल में चले गए। बदकिस्मती से उसमें सुंदरता भाभी थी। 2 दिनों तक सरकार से उग्रवादियों की बातें होती रही। वो बंधकों को छोड़ने के बदले अपने कुछ साथियों को छुड़वाना चाहते थे। अपनी मांगे पूरी नहीं होने पर बच्चों को शिक्षिकाओं को लेकर तरह तरह की धमकियां दे रहे थे। भूखे प्यासे बच्चे बेहद घबराए हुए थे। उन बच्चों के साथ उग्रवादियों का अमानवीय व्यवहार सुंदरता भाभी ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकी और बच्ची को बचाने के लिए इधर संभव प्रयास करने लगी, जिसे क्रोधित उग्रवादियों ने उन्हें मारा पीटा और अलग एक झोपड़े में कैद कर दिया। 2 दिनों के अथक परिश्रम के बाद जब पुलिस ने सभी बंधकों को छुड़ा लिया तो भाभी को अलग कैद करने की बात को मीडिया ने इतना ज्यादा उछाला कि उनका साहस उनका कलंक बन गया। 2 दिनों के मानसिक और शारीरिक कष्ट झेलकर जब वह घर लौटी तो उन्हें अपेक्षा थी कि घर के लोग उनका शानदार स्वागत करेंगे, पर यहाँ तो घर के अपने ही लोग उन्हें सिर से पैर तक घूरे रहे थे। नहा धोकर फ्रेश हुए तो घर में काम करने वाली काम बाई उनका खाना कमरे में ही ले आई। वो आलोक भैया की प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी जान बच गई थी, इसकी खुशी उनके चेहरे पर देखना चाह रही थी। आलोक भैया आए भी तो एक मायूसी मुस्कान चिपकाए। उनके चेहरे पर टेकी 2 आंखों में पल रहा संदेह अविश्वास स्पष्ट दिख रहा था। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद बोले, तुमको 2 दिनों तक उन लोगों ने सबसे अलग एक झोपड़े में बंदी बनाकर रखा। क्या तुम मेरे सिर की कसम खाकर कह सकती हो कि उन लोगों ने तुम्हें छुआ तक नहीं? सुनंदा भाभी को एक ऐसा जैसे कि किसी ने उनके दिल को निकालकर कांटों पर फेंक दिया हो। पीड़ा के गहरे एहसास से उनका स्वर्ग थरथरा उठा। पति के एक प्रश्न ने जैसे उन्हें चोटों के गिरा दिया। पैरों तले की जमीन खींच ली। वह निर्वाक खड़ी पति को निहारती रह गई। किसी तरह अपने को संभालते हुए बोली, क्या हो गया है आपको? भले ही मुझे मारा पीटा गया, भूखा रखा गया, पर वैसी कोई बात नहीं हुई जैसी आप कह रहे हैं। इतना कुछ कहने पर भी पति की आंखों में शक कम नहीं हो रहा था। मनगढ़ंत किस्सों से माहौल गर्म था। पत्नी मौत के मुंह से निकल आई थी। उनकी मानसिक स्थिति का ख्याल किए बिना पति उनकी अग्नि परीक्षा में जुटा था। तत्काल दोनों अपने अपने खोल में सिमट गए थे। 1 महीना गुजरते जब भाभी को पता चला कि वह मां बनने वाली है तो आलोक भैया के साथ साथ घर के लोगों के व्यंग बाण उनके गर्म पर नस्तर चुभोने लगे थे। ऐसी बातें तो हवा के संग रुई के फाव से उड़ती पल भर में फैल जाती है। इन बातों को नमक मिर्च लगाकर लोगों ने इतना दुष्प्रचार किया कि भाभी का सांस लेना दूभर हो गया। अक्सर भाभी मेरे गले से लग फूट फूट कर रो पड़ती थी। भैया के निरर्थक संदेह ने उनके निर्दोष दामन पर दाग ही नहीं लगाया था, अजन्मे शिशु को भी कलंकित किया था। पति ने उनके स्वाभिमान को ही नहीं, उनके मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाई थी। जिस पति पर उन्हें गर्व था, जिससे उन्हें प्यार और संरक्षण की सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उसी ने उसके वजूद की धज्जियां उड़ा दी थी। मैं भी ये सोचकर हैरान थी कि अगर ऐसा वैसा कुछ हो भी गया तो होता तो इनमें भाभी का क्या दोष था। रिश्ते तो मन से जुड़ते हैं और विश्वास पर टिके होते हैं। जब उसी विश्वास में दरार पड़ जाए तो उसे पहले की तरह जोड़ना नामुमकिन होता है। पति की अवहेलना देख उनका आहत नारीत्व तड़प उठा था। उस समय उन्होंने तलाक का कठिन निर्णय लिया था।
आपसी समझौते से जल्द ही उन दोनों का तलाक हो गया था। मातृप्रीत विहीना सुंदरता भाभी का एकमात्र भाई भी दूर केरल में रहता था, जिसे अभी तक भाभी ने कुछ भी नहीं बताया था। तलाक के बाद नए आश्रय की तलाश में उन्होंने एक बार फिर मायके का रुख कर लिया था। घर के किसी सदस्य को कोई चिंता नहीं हुई कि वो कहाँ जाएगी। जब घर से निकली तब उनके हाथों में एक सूटकेस में कुछ जोड़ी कपड़े और दूसरे जरूरी सामान थे, गहने और ढेरों कीमती सामान जो उनकी शक्तियत का हिस्सा बन गए थे। उसे वही छोड़ दिया था उन्होंने। आलोक भैया भी उनके जाने के बाद सुखी नहीं रह पाए। भले ही पहले की तरह यूनिवर्सिटी जाने लगे थे, फिर भी पहले की तरह सामान्य नहीं रह पाते। यहाँ वहाँ मड़िहार सांप के व्याकुल भटकते रहते। एक निरर्थक शक ने 3 जिंदगियां तबाह कर दी थी, जिसे वो समझकर भी नहीं समझ पा रहे थे। तभी भाभी लौट आई थी, साथ में खाने पीने का कुछ सामान भी था। कुछ औपचारिक बातों के बाद मैं खुद को रोक नहीं सकी थी। एक बात पूछूं भाभी, आप सब कुछ छोड़ियो आसानी से हथियार डाल वहां से वापस चली आई? आपको नहीं लगता कि अपने साथ हुए अन्याय का कसकर विरोध करना चाहिए था? शायद आपका घर टूटने से बच जाता। अपने लिए ना सही, अपनी होने वाली संतान के अधिकारों के लिए ही लड़ना चाहिए था। ये तो नैना अपने को छलने जैसी बता हुई। तुम्हें बताओ, क्या आलोक जी मेरी अग्नि परीक्षा लेकर भी मेरे बेटे नील को दिल से अपनाते? शायद कभी नहीं। जो व्यक्ति अपनी पत्नी की ढाल न बन सका, वो अपनी संतान की ढाल क्या बनता, जिसे वो सारे फसाद की जड़ समझते थे। ऐसे कमजोर पिता की संतान को बाहर के लोगों से पहले घर के लोगों के ताने उल्हाने ही कुंठित कर देते। ये मैं कैसे बर्दाश्त कर पाती? औरत चाहे कितनी भी पसाड़ी क्यों ना हो, अपनी संतान के भविष्य से समझौता नहीं कर सकती। दूसरी बात, कभी आलोक जी मुझसे प्यार करने का दावा करते थे, लेकिन जिंदगी के सबसे नाजुक मोड़ पर मुझे अकेला छोड़ दिया। जिस समय मुझ पर दोषारोपण हो रहे थे, व्यंग्यबाण चलाया जा रहा था, उस समय मेरी ढाल बनने के बदले कायरों की तरह उन लोगों के खेमे में जा खड़े हुए, जहां लोग उनकी पत्नी का ही तमाशा बना रहे थे। उन्हें यह भी ख्याल न रहा कि उनकी पत्नी भी एक इंसान है, उसकी भी कोई इज्जत है, मान मर्यादा है। मानव जीवन सिर्फ पति पत्नी तक ही सीमित नहीं रहता, पूरा परिवार और समाज उससे जुड़ा होता है। और समाज के वचन हमेशा निर्मम और कठोर होते हैं, जिसे झेलना आसान नहीं होता। अगर दोनों के बीच सच्चा प्यार और विश्वास हो, तो दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो पति या पत्नी को तोड़ दे। निर्दोष होते हुए भी मुझ पर झूठे झांझर लगा जा रहे थे। मैं सब सुन रही थी, सह रही थी, भीषण अग्नि में झुलस रही थी, जिसका जरा भी एहसास तुम्हारे भैया को नहीं था। वो तलाक लेने की प्रक्रिया पूरी कर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बचा रहे थे। सच पूछो तो ये और कुछ नहीं, बल्कि शादियों से चला आ रहा उनका पुरुषोचित दंभ मात्र था। पत्नी चाहे कितने संताप से गुजर रही हो, उसका सहारा बनने के बदले उसे अपने ही घर में निर्वसियत कर खुद मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। काश भैया एक बार अपने बेटे को देख लेते। अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया था। उस गंभीर माहौल में भी भाभी हंस पड़ी थी। तुम क्या चाहती हो नैना, मैं बेगुनाही के प्रमाण पत्र के रूप में अपने बेटे नील को लेकर आलोक जी के पास जाऊं और अपने अभिशप्त अतीत को पुनर्जीवित कर नील को भी उसी दर्द से गुजारूं जिससे कभी मैं गुजरी थी? तब मैं क्या खुद अपनी नजरों में नहीं गिर जाऊंगी? तभी भैया की आवाज ने हम दोनों को चौंका दिया था, जो शायद मेरा संदेह पा मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए थे और पास ही खड़े हमारी बातें सुन रहे थे। तुम्हें अब सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। सच कहूँ सुनता तो अपने किए पर मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे साथ हुई नाइंसाफी के लिए हमेशा मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारती रही। आज बरसों बाद तुम मुझे मिल गई, ये संयोग नहीं हो सकता। अवश्य ही ईश्वर हम दोनों को मिलवाना चाहता है। पास बैठते हुए भैया ने बड़ी आत्मीयता से भाभी का हाथ थाम लिया था।
पर भाभी ने ऐसे चौंकर अपना हाथ झटके से खींच लिया था मानो उनके हाथ ने अंगारे को छू लिया हो। हमेशा से मृदुभाषी रही भाभी बड़े ही सख्त लफ्जों में बोली थी, नहीं मिस्टर आलोक, अब ये कभी संभव नहीं हो सकता। जिस तरह आपने मुझे जलील कर निकाला था और मुझे तलाक लेने पर मजबूर किया था, उस अपमान के कारण मैं बरसों अंगारों पर लौटती रही, पर अपने मेरी खोज खबर तक लेने की कोशिश नहीं की। फिर भी कितने दिनों तक मैं यही सोचती रही कि जब आपको अपनी भूल का एहसास होगा, आप मेरी खोज खबर लेने जरूर आएंगे। पर अपने पुरुष होने के अहंकार में डूबे आपने कभी पलटकर भी मुझे नहीं देखा। शक के बिना पर आपने इतना कुछ कर दिया। अगर मेरे साथ सचमुच कोई दुर्घटना हो ही जाती तब तो आप मेरे लिए सिर्फ एक ही विकल्प छोड़ते, वो भी आपने हत्या का, क्योंकि आप जैसे पुरुषों के लिए औरत हमेशा पराया घटक होती है। पूरी तरह टूटी हारे दुर्भाग्य के ऐसे कठिन समय में जब मैं मायके पहुंची तब मेरे भैया और भाभी ने मुझे खुले दिल से अपनाया ही नहीं, जीने का हौसला भी दिया। उन्होंने मुझे समझाया इंसान होने का मुझे भी बराबर का हक है। मैंने भी धीरे धीरे जीना सीख लिया। आपका मोह त्याग जीवन में आगे बढ़ गई, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी यूं ही तन्हाई में नहीं गुजार सकती थी, वो भी उस आदमी के लिए जिसने सिर्फ शक के बिना पर मेरा परित्याग किया था। आज 18 साल गुजरने के बाद मेरे जीवन में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। नील तब 5 वर्ष का था जब मैंने भैया के एक मलाइल दोस्त कृष्णमूर्ति से शादी कर ली थी। वो एक सरल सूझे हुए इंसान थे। मेरे अतीत से पूरी तरह वाकिफ होते हुए भी मुझसे और नील दोनों से बेहद प्यार करते थे। वहां बालू पर बैठे मेरे पति और दोनों बच्चे नील और सौम्या मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब वही मेरी दुनिया है जहाँ मैं बहुत खुश हूँ। वो झटके से उठकर वहां से चली गई थी। उनके कदमों पर पहले से ही ज्यादा दृढ़ता और आत्मविश्वास नजर आ रहा था। दुख, तिरस्कार और अपेक्षा से भैया का चेहरा काला पड़ गया था। वो जड़वत बैठे नील को निहार रहे थे। इतने करारे झटके से बाद में भैया को अकेला कैसे छोड़ सकती थी। वहीं बैठी भैया की बाह थामे मैं उनका दुख कम करने की कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे भाभी दूर जा रही थी वैसे वैसे भैया टूट रहे थे। मैं तब भी कुछ नहीं कर पाई थी जब भाभी ने घर छोड़ा और आज भी बेबस बैठी सब देख रही थी। अक्सर जिंदगी को हम नहीं, जिंदगी ही हमें अपने अनुसार चलाती है, ये सत्य हमारे सामने था। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको समझ आई तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।